दोस्तों स्वागत है आपका इस वेब सीरीज में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे चार्ल्स की तरह आखिर सागर और उसकी फैमिली में भी मौत का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन अभी तक आपने पहले के 4 एपिसोड नहीं देखे तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है, पहले जाकर आप वो देख ले, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। तो चलिए बाकी के एपिसोड भी एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी तरफ क्रांति मैडम सागर के फार्म हाउस में खुदाई करवा रही थी, क्योंकि उसे शक था कि सागर वर्मा ने उस ट्रक ड्राइवर को मारकर इसी जमीन में दफना दिया है। जब पुलिस वाले वहां पर जमीन खोदते हैं तो वहां से कुत्ते की लाश मिलती है। फिर पुलिस वाले मैडम को कहते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ते की लाश को दफनाया गया है। फिर क्रांति मैडम वहाँ पर फार्म हाउस में काम करने वाले रामू को बुलाते हैं। फिर मैडम रामू को पूछती है कि वो कुत्ता किसका है, तो रामू उसे कहता है कि वो कुत्ता सागर साहब का है और ये जमीन सागर साहब के दोस्त की है, इसलिए सागर साहब ने ये कुत्ता यहाँ पर दफनाने के लिए कहा था। और रामू के जाने के बाद मैडम उसी कुत्ते को वापस उसी जमीन में दफनाने के लिए कह देती है। दूसरी तरफ सागर अपनी बेटी का क्रियाक्रम करके उसकी अस्थियों को पानी में प्रवाहित कर रहा था। तभी उसे वही बाइक वाले की आवाज आती है और सागर उसकी तरफ जाने लगता है। सागर को वहाँ पर वही येलो रेनकोट पहने हुए आदमी दिख जाता है, इसलिए वो जल्दी से चलकर उसी आदमी के तरफ जाने लगता है। लेकिन वो बाइक वाला वहां से भाग जाता है और उसी दौरान सागर उसकी गाड़ी का नंबर भी देख लेता है। दूसरी तरफ मैडम रंगा को कहती है कि हम बेवजह सागर के ऊपर शक कर रहे थे। उसने जनरेटर रूम में अपने डॉगी की बॉडी को रखा होगा और उसी के खून को साफ करने के लिए उसने सफाई करवाई होगी। अब हमें सागर और घोष को छोड़कर कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। फिर रंगा मैडम को कहता है कि जब चार्ल्स ने खुद को गोली मारी तो दरवाजे पे कौन था, ये बात हमें अभी तक पता नहीं चली। तब मैडम कहती है कि ये केस हमें दोबारा से फिर से शुरू करना होगा और इस केस के सारे सबूत मुझे फिर से मेरे टेबल पे चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिया अपनी बेटी को याद करके रो रही थी। तभी वहाँ पर एक बेल बजती है और एक डिलीवरी बॉय वहाँ पर काम करने वाली नौकरानी को एक पार्सल पकड़ा के वहाँ से चला जाता है। और जब काम वाली वो पार्सल खोलती है तो वो घबरा जाती है और प्रिया मैडम को आवाज लगाती है। फिर प्रिया भी उस पार्सल को देखती है तो वो भी अंदर से पूरी तरह से घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सागर आता है तो वो देखता है कि उसके घर में उसका ससुर आया है और वहाँ पर प्रिया और उसके पापा दोनों ही ठीक तरह से सागर से बात नहीं करते। और आखिर में सागर भी उस पार्सल को देखता है तो वो भी अंदर से पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि उस पार्सल में उसकी पीए अमृता का 2 महीने का बेबी था और उसके साथ वहाँ पर एक लेटर भी भेजा था जिसमें लिखा था कि प्रिया अगर विश्वास नहीं हो तो DNA टेस्ट करवा लो। सागर कहता है कि प्रिया ये मुझसे गलती से हो गया। ये बात सुनकर प्रिया सागर के ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर प्रिया सागर की दी हुई अंगूठी निकालकर फेंक देती है और सागर को उसके ही घर से बाहर निकाल देती है। फिर सागर अमृता को कॉल करता है, लेकिन अमृता उसका फोन कट कर देती है। फिर सागर वहाँ से अपने फार्म हाउस में जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि किसी को भी इस रूम में मत आने देना। उसका सारा रूम अखबारों के कटिंग से भरा हुआ था। फिर अगले दिन सागर वहाँ से ऑफिस जाता है तो रास्ते में उसे वही रेनकोट वाला आदमी मिल जाता है और सागर उसका पीछा करता है और वो बाइक सवार एक बंद पड़ी स्कूल के पास पहुँचता है। और जब वो अपना हेलमेट निकालता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की है और ये एक यूट्यूबर्स है जो बंद पड़ी हुई स्कूलों में जाकर एक अपनी हॉरर स्टोरी बनाती है। इसके पास एक EMF रीडर भी है जिसके ऊपर एक लाइट लगी है और अगर ये लाइट ऑन हुई तो जरूर उसके आसपास कोई भूतिया आत्मा वहाँ पर है और अगर लाइट बार बार वहाँ पर फ्लैश होती है तो इसका मतलब वहाँ पर जरूर कोई खतरा है और तब वहाँ से सारा काम छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई है। तभी वहाँ पर सागर आ जाता है और वो लड़की सागर को देखकर चौंक जाती है। सागर उनसे पूछता है कि कौन हो तुम। वो लड़की उससे कहती है कि मेरा नाम किरण रेड्डी है और मैं भूत प्रेत और आत्माओं के ऊपर रिसर्च करके वीडियो बनाती हूँ। 4 महीने पहले मुझे किसी रवि का फोन आया था, वो एक जर्नलिस्ट था। जब मैं उसे मिलने के लिए गई तो वो एक न्यूज़पेपर के टुकड़े के पीछे भागा और उसे पढ़ने लगा। ये देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। उसने मुझे कहा कि कई सारे जर्नलिस्ट भयानक मौत मर रहे हैं और सब जर्नलिस्ट सुसाइड कर रहे हैं, जरूर इसके पीछे कोई आत्मा का हाथ होगा। और इन मौतों की शुरुआत 1963 में हुई थी और तब से लेकर आज तक कई जर्नलिस्ट खुद को फांसी लगाकर, गोली खाकर, छत से कूदकर या फिर ट्रेन के नीचे आकर किसी भी तरह से खुद को खत्म कर रहे हैं। फिर वो अपनी फाइल में से एक पेपर कटिंग निकालकर मुझे दिखाता है और कहता है कि ये मुझे मेरे पिताजी की मौत से पहले मिला और जैसा इसमें लिखा था वैसा ही मेरे पिताजी 3री मंजिल पे से नीचे फिसलकर गिरकर मर गए। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक और पेपर का टुकड़ा मिला और इसमें जैसा लिखा था वैसे ही मेरी बीबी मर गई और उस दिन से मुझे जो भी पेपर का टुकड़ा मिलता है उसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। मेरा पूरा घर पेपर के टुकड़ों से भरा हुआ है और मैंने अपने पूरे परिवार को भी खो दिया है। फिर उसने रिसर्च किया हुआ पूरा डेटा वो किरण को देता है। 1963 से लेकर अभी तक टोटल 54 लोग मरे हैं
शायद इससे ज्यादा भी हो सकते हैं जो मुझसे छूट गए हो। फिर किरण उससे पूछती है कि दुनिया में लाखों जर्नलिस्ट थे, लेकिन यही जर्नलिस्ट क्यों मरे। फिर रवि कहता है कि मरने वाले सभी जर्नलिस्ट एक नंबर के करप्ट थे और मैं भी करप्ट इंसान था। मैंने भी अपने फायदे के लिए गलत खबरें छापी है और वो आत्मा जो भी है वो सिर्फ फैमिली ही नहीं बल्कि दोस्त, नौकर, स्टाफ, वो किसी को भी नहीं छोड़ती और एंड में उस करप्ट इंसान को खुद मरना पड़ता है और उसके बाद ही ये मौतों का सिलसिला बंद होता है। रवि चाहता था कि किरण ये न्यूज अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करे। उस रात किरण ने हैदराबाद में ही रात बिताई क्योंकि वो अगले दिन फिर से रवि से मिलकर इस बात पर डिटेल में बात करना चाहती थी। तभी उसके फोन में रवि का वॉइस मैसेज आता है और वो कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन तुम इस स्टोरी को कभी भी मत छोड़ना। फिर किरण उसके घर जाती है तो वो देखती है कि रवि उसके छत पे खड़ा है और रोते रोते वो छत से कूद जाता है, लेकिन मरते वक्त उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा था जिसमें लिखा था कि फेमस यूट्यूबर किरण मरी हुई हालत में पाई गई। लेकिन रवि के मरने के बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तभी मैंने न्यूज़पेपर में चार्ल्स की मौत के बारे में पढ़ा। वो भी बहुत करप्ट जर्नलिस्ट था, इसलिए उसकी सारी फैमिली भी मारी गई। तभी मैंने उसके फार्म हाउस पर तुम्हें देखा और जब मैंने तुम्हारे ऊपर रिसर्च की तो पता चला तुम भी बहुत करप्ट हो। मिनिस्टर की नकली शराब पीकर 90 लोग मारे गए, लेकिन वो खबरें भी तुमने दबा दी। सागर कहता है कि मान लिया कि मैं करप्ट हूँ, लेकिन ये घोस्ट मुझे भी तो मार सकता है, लेकिन वो मेरी फैमिली को क्यों मार रहा है? इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर था? फिर किरण कहती है कि तुम्हारी वजह से जो मरे हैं, क्या तुमने उसकी फैमिली के बारे में सोचा? इसी तरह वो आत्मा भी तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सोचती। फिर वो रवि की बनाई हुई फाइल सागर को दे देती है। फिर सागर अपनी जेब से एक न्यूज़पेपर का कटिंग निकालता है और वो फाइल से मैच करके देखता है और वो सभी पेपर सेम थे और सभी में क अक्षर भी उल्टा था। सागर कहता है कि कौन इस मशीन से प्रिंट निकालकर मुझे तंग कर रहा है, ये मुझे जानना है। फिर सागर और किरण वहाँ से एक लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ पर एक प्रोफेसर उस पेपर कटिंग को चेक करके कहता है कि ये प्रिंट करीब 70 से 80 साल पुरानी है। सागर उनसे कहता है कि इसमें क अक्षर उल्टा है, तो प्रोफेसर उनसे कहता है कि ये एक कोड है, तुम यहाँ पर 1 मिनट रुको। फिर प्रोफेसर वहाँ से कुछ न्यूज़पेपर लेने के लिए चले जाता है। तभी किरण को वहाँ पर एक फोन आता है। फोन पर उसे एक आदमी कहता है कि आपने जो लोकेशन के बारे में परमिशन मांगी थी, आपको वो परमिशन मिल गई है, लेकिन केवल आज के लिए, आज के बाद नहीं। उतने में ही वो प्रोफेसर बहुत सारे पेपर को लेकर आ जाता है। तभी किरण आकर कहती है कि सागर मुझे अभी जाना होगा। सागर कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगा। फिर प्रोफेसर सभी पेपर को चेक करके कहता है कि ये सभी पेपर आजादी के समय के थे। तभी उसे एक पेपर मिलता है जिसमें क अक्षर उल्टा था और उस न्यूज़पेपर का नाम था डूटा। फिर सागर उस नाम को गूगल पे सर्च करता है। सागर वहाँ पर देखता है कि इस न्यूज़पेपर को 1938 में सत्यमूर्ति नाम के आदमी ने शुरू किया था और 1962 तक ये न्यूज़पेपर अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसके बाद सत्यमूर्ति वहाँ से गायब हो गए और फिर ये पेपर आना बंद हो गया। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी कि पत्रकारों के नियमों और सिद्धांत, लेकिन गूगल पर उस न्यूज का कोई भी एड्रेस नहीं था, लेकिन हो सकता है कि वो पुस्तक पर लिखा हो। फिर सागर को याद नहीं आता कि वो पुस्तक आखिर उसने कहाँ पर देखी थी। फिर सागर उस पेपर की फोटो खींच लेता है। फिर दूसरी तरफ किरण एक बंद पड़ी हॉस्पिटल में जाती है और वॉचमैन उसे कहता है कि आप यहाँ पर आओगे, ऐसा मुझे फोन आ गया था। फिर किरण कहती है तो अंदर चले, लेकिन वॉचमैन कहता है नहीं मैडम, आपका काम आप जाने। फिर किरण अकेली ही चली जाती है। तभी सागर एक सिग्नल के पास था। तभी उसे याद आता है कि वो किताब उसको चंद्रमूर्ति ने दी थी और फिर अमृता ने उस किताब को अपने फार्म हाउस में भिजवा दिया था। तभी उसे गाड़ी के बैक व्यू मिरर में कुछ छोटे बच्चे कागज की कश्ती से खेलते हुए नजर आते हैं और सागर उसे ध्यान से देखता है। वो एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी और फिर सागर गाड़ी से हाथ बाहर निकालकर उस कश्ती को ले लेता है और जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें लिखा था कि मशहूर यूट्यूबर किरण रेड्डी पिछले 15 सालों से बंद पड़ी हुई भिमली हॉस्पिटल में मरी हुई मिली। फिर सागर उसे तुरंत फोन करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता और किरण रेड्डी उस समय हॉस्पिटल के अंदर ही अंदर जा रही थी, वो भी अपने मशीन के भरोसे। तभी उसे अपने कैमरामैन का फोन आता है और वो पूछता है कि कहाँ हो तुम। किरण कहती है कि मैं भिमली हॉस्पिटल में हूँ, कल की परमिशन नहीं मिली इसलिए मैं आज ही आ गई हूँ। तभी कैमरामैन कहता है कि मैंने मशीन में से बैटरी निकाल ली थी, मुझे फ्लैश के लिए जरूरत थी। तुमने नई बैटरी तो ले ली थी ना? किरण कहती है कि हाँ, लेकिन उसे मशीन में डालना भूल गई थी। फिर वो जैसे ही उस मशीन के अंदर बैटरी डालती है उसकी लाइट फ्लैश होने लगती है। इसका मतलब कि खतरा उसके सिर पर ही था और इससे पहले कि वो वहाँ से भागती, दीवार पे लगा हुआ आग बुझाने वाला सिलेंडर अपने आप ही हिलने लगता है और दीवार से निकलकर सीधा किरण रेड्डी को लगता है। फिर किरण वहाँ पर दीवार में लगे हुए हुक से जाकर टकराती है और एक एक करके सभी सिलेंडर उससे टकराते हैं और किरण की मौत हो जाती है।
तभी वहाँ पर सागर भी पहुँच जाता है और वो वॉचमैन को पूछता है कि किरण रेड्डी यहाँ पर आई थी क्या। वॉचमैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो अंदर ही गई है। और तभी सागर देखता है कि वहाँ से खून बहता हुआ बाहर आ रहा है और सागर किरण को बचाने के लिए अंदर जाता है। फिर क्रांति मैडम रंगा को कहती है कि ऊपर से प्रेशर है, मुझे 2 दिन में रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, लेकिन ये केस है कि सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर मैडम सागर के फार्म हाउस में खींची हुई तस्वीरें देखती है। एक तस्वीर में उसे बरगद के पेड़ों की जड़ें दिखती है और मैडम रंगा को कहती है कि बरगद की जड़ें जमीन में नीचे 10 से 15 फुट अंदर होती है। इतनी अंदर तक मिलने वाली जड़ें जमीन के बाहर तक कैसे हो सकती है? इसका मतलब कि गड्ढा गहरा खोदा गया होगा। दरअसल उस रात सागर गड्ढा खोद रहा था, तब उसे एक आइडिया आता है। सबसे पहले वो दफनाया हुआ डॉग को बाहर निकालता है और गड्ढे को और भी ज्यादा गहरा करता है। फिर सबसे पहले वो ड्राइवर की लाश को अंदर दफनाता है और उसके ऊपर मिट्टी डाल के उस पे डॉग को दफनाता है, ये सोच के कि जमीन में कुत्ते की लाश मिलने के बाद उसके आगे कोई खोदेगा ही नहीं और इसके नीचे एक और बॉडी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर अगले दिन फार्म हाउस में सागर वर्मा चंद्रमूर्ति की दी हुई किताब ढूंढता है और उसे वो बुक मिल जाती है। फिर वो बुक के ऊपर दिए गए एड्रेस पर जाता है और वहाँ जाकर वो बेल को बजाता है तो सत्या नाम का एक आदमी दरवाजा खोलता है। सागर उनको पहचान नहीं पाता, लेकिन सत्या कहता है कि सर मैं आपको इनवाइट करने के लिए आपकी ऑफिस में आया था और मैंने आपको मेरा रिज्यूम भी दिया था। सागर कहता है मैं तो यहाँ ढूटा पब्लिकेशन में आया था। सत्या कहता है वो हमारा ही है, मेरे दादाजी उसके चीफ एडिटर थे और 1962 में वो अचानक गायब हो गए थे, तभी से ये प्रेस बंद पड़ी है। फिर सागर उनके आर्टिकल्स के बारे में पूछता है तो सत्या उसे अपने दादाजी के रूम में ले जाता है। सत्या कहता है कि जैसे मेरे दादाजी इस रूम को छोड़ के गए थे, मेरे पिताजी ने वैसा का वैसा रूम संभाल के रखा है। फिर सत्या के पापा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे अलावा उस रूम में कोई भी नहीं जाएगा, फिर तुमने किसके लिए ये दरवाजा खोला? और तभी सागर बाहर जाकर देखता है तो सत्या के पिता कोई और नहीं बल्कि वही चंद्रमूर्ति है जिसे सागर ने ऑफिस से निकाल दिया था। फिर चंद्रमूर्ति वहीं पर सागर को भला बुरा कहने लगता है और अपने बेटे सत्या को बाहर जाने के लिए कहता है। सागर कहता है कि मैं ढूटा के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो चंद्रमूर्ति उससे कहते हैं कि तुम्हें तो ये महान नाम लेने का अधिकार भी नहीं है। फिर सागर को गुस्सा आता है, वो कहता है कि इसमें क्या महान है? आपके पिताजी चलती हुई प्रेस को छोड़कर कहीं पे चले गए, क्या ये महान है? मैंने उनके बारे में इंटरनेट पे सब कुछ पढ़ा है और अगर ये झूठ है तो आप मुझे सच क्यों नहीं बता देते? और नहीं बताएंगे तो मैं झूठ ही लिखूंगा। और ये सुनकर चंद्रमूर्ति सागर को पूरी कहानी सुनाता है। 1962 में राघव नाम का एक ईमानदार एमएलए था जो कि उसके पिता सत्यमूर्ति का बहुत ही अच्छा दोस्त था। राघव भैया सत्यमूर्ति और उसके पिता की सबके आगे बहुत ही तारीफ करते थे क्योंकि उस अखबार में कभी भी झूठी खबर नहीं छपती थी और उसके पिता ने जो किताब लिखी थी उसका उद्घाटन भी राघव भैया ही करते हैं। सत्यमूर्ति को पता था कि आने वाले समय में सब पत्रकारिता का गलत इस्तेमाल करेंगे और राजनीति पार्टियों को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन जो भी उनकी किताब पढ़ेगा वो हमेशा ही पत्रकारी धर्म का पालन करेगा। ये है भूपति जो कि सत्यमूर्ति का प्रेस का सारा काम संभालता है और ये है चक्रपाणी जो कि राघव भैया के खिलाफ एमएलए की सीट पर लड़ना चाहता है और अब उसका मानना है कि युवा पीढ़ियों को आगे आना चाहिए और समाज की भाग दौड़ को अपने हाथ में लेना चाहिए। किताब की लॉन्चिंग के बाद भूपति सत्यमूर्ति को तिरुपति बालाजी जाने की टिकट देता है और उनसे कहता है कि आपने बेटा होने पर तिरुपति जाने का वचन लिया था, लेकिन इस किताब के चक्कर में आप उसे 2 साल से टालते आ रहे हैं। अभी आप तिरुपति जाइए, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वो अपनी नई प्रेस में जाते हैं क्योंकि आज वहाँ पर पूजा थी और पूजा के बाद वो अपनी पुरानी प्रेस में जाते हैं जो कि उन्होंने एक लाइट हाउस में बनाई हुई थी और इस प्रेस के अलावा सत्यमूर्ति और राघव भैया के अलावा कोई भी नहीं जानता था। आजादी के समय में अंग्रेजों की डर की वजह से इस प्रेस को यहाँ बंद हुई लाइट हाउस में छुपाया गया था और तिरुपति जाने से पहले सत्यमूर्ति अपनी इस प्रेस की भी पूजा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चक्रपाणी और भूपति दोनों ही मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं और चक्रपाणी के कहने पर ही भूपति ने सत्यमूर्ति को तिरुपति जाने का कहा था और वो राघव भैया से सिर्फ एक बार ही नहीं जीतना चाहता था बल्कि वो तो चाहता था कि हमेशा ही उसकी पार्टी बनी रहे। उसने राघव भैया की नौकरानी कल्पना को भी पटाकर अपने वश में कर रखा था। तभी कल्पना उससे मिलने के लिए आती है और वो साथ में एक पीतल की कुंडी भी लेकर आई थी। फिर चक्रपाणी उस कुंडी को लेकर लोहार के पास जाता है और ऐसी ही एक लोहे की कुंडी वो उस आदमी के पास बनवाता है जिसके ऊपर पीतल की पालिश करवाई जाती है और उसका प्लान इस कुंडी को चुंबक के जरिए खोलने का था और लोहे की कुंडी वो कल्पना को दे देता है और कहता है कि वापस उसे साहब के कमरे में लगा देना और साथ ही वो उसे मिठाई देता है और कहता है कि ये घर में सबको खिला देना। फिर घर जाकर कल्पना उस कुंडी को वापस अपनी जगह पर लगा देती है और वो मिठाई भी सबको खिला देती है और पूछने पर वो कहती है कि मेरी सगाई हो गई है।
फिर शाम को कल्पना चक्रपाणी से मिलने के लिए तालाब पर जाती है। चक्रपाणी उसे भी तालाब के अंदर आने के लिए कहता है और कल्पना उसके ऊपर विश्वास करके तालाब के अंदर चली जाती है, लेकिन चक्रपाणी उसे तालाब में डुबोकर मार देता है और बाहर आकर वो एक लेटर को वहाँ पर रख देता है और उस लेटर में जो भी लिखा था वो पहले ही अखबार में छाप चुके थे। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। भूपति पुलिस वाले के पास जाकर कहता है कि क्या हुआ सर। पुलिस वाला उससे कहता है कि ये राघव भैया की नौकरानी है और उनके घर में इस नौकरानी की इज्जत के साथ खेला गया है, इसलिए इसने एक चिट्ठी लिखी और अपनी जान दे दी। फिर रात को चक्रपाणी राघव भैया के घर जाता है और उस चुंबक की मदद से वो उस कुंडी को भी खोल लेता है और वहाँ पर एक न्यूज़पेपर को रख देता है जो कि अगले दिन छपने वाला था। उसकी भेजी हुई मिठाई के कारण सभी लोग वहाँ पर बेहोश थे। फिर चक्रपाणी पूरे परिवार को फांसी पे टांग देता है और जाते समय वो उस कुंडी को भी चुंबक से बंद कर देता है। अगले दिन वो न्यूज़पेपर सारे गांव में बंटवा दिए जाते हैं और चक्रपाणी सभी गांव वालों को इकट्ठा कर राघव भैया के खिलाफ भाषण देता है और कहता है कि झूठा न्यूज़पेपर राघव भैया के अच्छे दोस्त का है और बिना सच जाने वो कोई भी खबर नहीं छापते। राघव भैया के परिवार में जरूर उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, तभी उन्होंने अपने दोस्त के खिलाफ ये न्यूज छापी है। फिर जनता भड़क जाती है। पुलिस वाले राघव भैया और उनके बेटों को पकड़ने के लिए उनके घर जाती है और जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं। फिर पुलिस वाला देखता है कि राघव भैया के पूरे परिवार ने फांसी लगा रखी थी और वहीं पर पास में आज का न्यूज़पेपर भी पड़ा हुआ था और लोगों के सामने ऐसा आता है कि खुद की बदनामी सुनकर सभी परिवार ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन चक्रपाणी को ये नहीं पता था कि राघव भैया की एक बच्ची अभी भी जिंदा थी जो कि एक पांव से अपाहिज है। फिर 3 दिन बाद सत्यमूर्ति वापस अपने घर आता है तो उनकी प्रेस में काम करने वाले कर्मचारी उन्हें कल का न्यूज़पेपर दिखाता है और कहता है कि कल भूपति ने हम सबको घर भेज दिया और पीछे से ये न्यूज छापी। सत्या भैया को इस बात पर विश्वास नहीं आता, इसलिए वो राघव भैया से मिलने के लिए उसके घर जाता है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि राघव भैया की पूरी फैमिली ने आत्महत्या कर ली है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। फिर वो शमशान जाते हैं जहाँ पर पूरे परिवार की चिता जल रही थी। फिर वो गुस्से में भूपति के घर जाता है तो उसकी वाइफ कहती है कि वो चक्रपाणी से मिलने गया है। फिर सत्यमूर्ति गुस्से में चक्रपाणी के घर जाता है। कार से नीचे उतरते वक्त उसकी बुक नीचे गिर जाती है और वहाँ पर उन्हें चक्रपाणी और भूपति की बातें करने की आवाज आ रही थी। फिर वो दबे पांव उनकी बातें सुनने के लिए जाता है और वो छुप कर देखता है तो भूपति, चक्रपाणी और वो पुलिस वाला सभी मिले हुए हैं। अब भूपति अपनी अखबार खोलने की सोच रहा था जो चक्रपाणी की अच्छी अच्छी बातें छाप सके। फिर वो घर जाकर ये सारी बातें अपनी वाइफ को कहता है और उसे बताता है कि सच्चाई की असली ताकत क्या होती है ये मैं उसे कल बताऊंगा। और दूसरी तरफ चक्रपाणी के घर से निकलते वक्त भूपति को वो किताब मिल जाती है। वो किताब देखकर भूपति समझ जाता है कि सत्यमूर्ति यहाँ पर आया था और वो इन तीनों का सच जान चुका है। फिर भूपति सत्यमूर्ति के घर जाता है तो उनकी वाइफ कहती है कि वो घर पे नहीं है। फिर भूपति चक्रपाणी को कहता है कि उनको पता चल गया है क्योंकि उनकी पत्नी के हाव भाव बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। चक्रपाणी कहता है कि वो प्रेस में भी नहीं है तो वो कहाँ गया होगा। तो भूपति कहता है कि एक और जगह है, वो जरूर वहाँ गया होगा। फिर वो तीनों वहाँ से लाइट हाउस जाते हैं और सत्यमूर्ति की गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। फिर भूपति अंदर जाता है और कहता है कि ये सब कुछ जानकर आपको तकलीफ तो बहुत हुई होगी। सत्यमूर्ति उनसे कहता है कि उस चक्रपाणी ने थोड़े से पैसे क्या दिए, तुमने अपना ईमान ही बेच दिया। ये पाप तुम्हें और तुम्हारे खानदान को हमेशा ही सताएगा और कल सुबह होते ही मैं ये खबर सारे घर तक भिजवा दूंगा। तभी वो पुलिस वाला आकर सत्यमूर्ति के ऊपर पीछे से वार करता है। फिर वो तीनों मिलकर सत्यमूर्ति को वहाँ पर मार देते हैं और उनकी लाश को प्रेस के ऊपर ही बांध देते हैं। चंद्रमूर्ति कहता है कि अगले दिन भूपति मेरे माँ के पास गया और उनसे कहा कि सबको बोलना कि सत्यमूर्ति गायब हो गया है, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को दोनों को ही मार दूंगा। फिर सागर चंद्रमूर्ति से माफी मांगता है। चंद्रमूर्ति उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें सभी सच बता दिया है और अब तुम्हें जो भी छापना है तुम छाप सकते हो। फिर सागर वहाँ से जाने लगता है तो उनसे मिलने के लिए सत्या आता है। वो अपने पापा के बुरे बर्ताव की वजह से वो सागर से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी इंटर्नशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना सर। फिर सागर उसे अपनी पेन देता है और कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर घर के अंदर जाकर सत्या अपने पापा को कहता है कि सागर सर ने मुझे जॉब ऑफर कर दी है। लेकिन चंद्रमूर्ति को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो अपने बेटे को बहुत समझाते हैं लेकिन सत्या समझने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर सागर चंद्रमूर्ति के घर से सीधा लाइट हाउस जाता है और वहाँ पर उसे वो प्रेस भी मिल जाती है और अब फाइनली वो उस प्रेस के सामने खड़ा था जिसके छपे हुए कटिंग उसे बार बार मिल रहे थे। फिर वो वहाँ पर पड़े हुए अक्षर में से क अक्षर ढूंढता है और उसे चेक करता है और वो क अक्षर उल्टा होता है। फिर सागर को वहाँ पर एक और पेपर कटिंग मिलती है
और उसमें लिखा था कि 16 नवंबर 2022 को पुलिस वाले ने एक अज्ञात व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस व्यक्ति ने मशहूर जर्नलिस्ट सागर वर्मा की पत्नी को उसके पिता के घर में, अगला भाग पेज नंबर 6 में। अब सागर के पास एक आदमी की तस्वीर और अधूरी न्यूज थी। फिर वो चेक करता है कि आज 15 नवंबर है और वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। फिर दूसरी तरफ पुलिस को उस खुदाई में ट्रक ड्राइवर की लाश भी मिल जाती है और क्रांति मैडम उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और ट्रक ड्राइवर के परिवार को मैसेज देने के लिए कहती है, क्योंकि वो आकर इस बॉडी की पहचान कर सके। और अगर ये बॉडी ट्रक ड्राइवर की निकली तो मुझे सागर और घोष दोनों ही पुलिस हिरासत में चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर की वाइफ अजय घोष से मिलने के लिए उसके घर जाती है और अपने पति के बारे में पूछती है। अजय घोष उसे अंदर बुला लेता है। फिर उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूं तो तुम मुझे खुश कर दो। और उसके बाद वो उसे रूम में चलने के लिए कहता है और उसकी ये बात सुनकर वो औरत वहाँ पे रोने लगती है। दूसरी तरफ क्रांति मैडम के घर की बेल बजती है और मैडम जाके दरवाजा खोलती है तो देखते हैं कि बाहर सागर वर्मा आया था। फिर मैडम अपनी गन लेती है और बाहर जाकर सागर से कहती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। सागर कहता है कि जब चार्ल्स मरा तब मैं वहीं पर था और उस ट्रक ड्राइवर से सच जानने के लिए मैंने ही घोष को पैसे दिए थे और वो टॉर्चर में मर गया, ये समझकर घोष ने उस बॉडी को मेरे फार्म हाउस में रख दी। लेकिन जब मैं अपने फार्म हाउस पर पहुंचा तो वो जिंदा था, लेकिन एक नौकेली चीज के ऊपर उसका पैर पड़ा और वो फिसलने के कारण वहीं पर मर गया। फिर मैंने रेड्डी साहब की जमीन में वो बॉडी दफना कर उसके ऊपर मेरे कुत्ते की बॉडी दफना दी। आप जाइए वहाँ पर, आपको वो बॉडी वहीं पर ही मिलेगी। फिर मैडम कहती है कि हमने पहले ही वो बॉडी वहाँ से निकलवा ली है और तुम्हें जो बोलना है वो तुम अदालत में बोलना। फिर सागर मैडम के आगे कुछ पेपर कटिंग को फेंकता है और मैडम को सारी बात कहता है कि किस तरह से मेरे अपनों से मरने से पहले ही ये पेपर कटिंग मुझे मिलते रहे हैं और आज मुझे 1 घंटा पहले ही ये पेपर कटिंग मुझे मिला है जिसमें लिखा है कि कल मेरी वाइफ प्रिया मरने वाली है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे को बचा लीजिए और मुझे नहीं पता कि इस पेपर में जो आदमी है वो कौन है। मैं अपनी वाइफ से बात करना चाहता था लेकिन उनके घर वालों ने मुझे वहाँ पर जाने ही नहीं दिया। प्लीज मैडम, आप मेरे साथ प्रिया के घर चलिए, उसके बाद मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैडम को सागर की बात पर जरा भी विश्वास नहीं था। फिर सागर मैडम के पास बैठकर सारी बातें डिटेल में समझाता है। फिर मैडम सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखती है और कहती है कि ये सभी टुकड़े एक ही पेपर पे छपे हैं। और तभी वहाँ पर मैडम एक और न्यूज को देखती है जिसमें लिखा था कि इंस्पेक्टर घोष की बेरहमी से मौत हो गई। कातिल ने 5 गोलियां एक साथ चलाई, जिसमें से 4 गोली अजय घोष को और 1 गोली दीवार पे लगी। तभी मैडम के ऊपर रंगा का फोन आता है और रंगा कहता है कि अजय घोष की हत्या हो गई है और पड़ोसियों ने गोली की आवाज सुनकर कंट्रोल रूम में खबर कर दी। मैडम पूछती है कि क्या 5 गोलियां फायर हुई थी। रंगा कहता है कि हाँ मैडम, 4 अजय घोष को लगी और 1 दीवार पे। फिर मैडम को सागर की बात पर विश्वास हो जाता है। जब अजय घोष उस ड्राइवर की वाइफ को अंदर आने के लिए कहता है तो उसकी वाइफ की नजर अपने पति के उस सोने के दांत के ऊपर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि ये तो मेरे पति का दांत है ना, सच बताओ क्या किया तुमने मेरे पति के साथ। अजय घोष कहता है कि वो तो टॉर्चर में ही मर गया, उसमें मेरी क्या गलती है और तेरा कौन सा एक ही पति था, और भी तो होंगे। और उसकी ऐसी बात सुनकर वो अपने पर्स में से एक देसी कट्टा निकालती है और 5 बार अजय घोष के ऊपर फायर कर देती है। फिर हम देखते हैं कि क्रांति मैडम और सागर प्रिया से मिलने के लिए उसके पापा के घर जाते हैं और मैडम प्रिया से बात करने के लिए पहले अकेली जाती है और कहती है कि प्रिया की जान खतरे में है। तभी वहाँ पर सागर भी आ जाता है और अंदर बैठकर वो सारी बातें समझाते हैं। प्रिया के पापा उसे कहते हैं कि मैं ये सारी बातें नहीं मानता। फिर सागर प्रिया को वो फोटो दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो। प्रिया मना कर देती है। सागर कहता है प्लीज कल तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हें किसी पर जरा सा भी डाउट हो तो तुम प्लीज मुझे या फिर क्रांति मैडम को फोन कर देना। प्रिया के पापा कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटे की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा घर ऑलरेडी सेफ है और बातें खत्म हुई तो प्लीज तुम यहाँ से जाओ, प्रिया को आराम की जरूरत है। फिर सागर और क्रांति मैडम वहाँ से चले जाते हैं। सागर को प्रिया की फिक्र थी लेकिन वो कर भी क्या सकता था। फिर प्रिया की नजर एक फ्लावर पॉट पर पड़ती है और वैसा ही पॉट उस फोटो में भी था। वो देखती है कि उस कटिंग में इसी सीसीटीवी की फुटेज है। फिर वो सिक्योरिटी को बुलाकर कहती है कि ये फ्लावर पॉट यहाँ पर कैसे आया। वो कहता है कि 2 घंटे पहले ही साहब ने यहाँ पर इसे रखवाया है। फिर वो घबरा जाती है और इसके बारे में वो अपने पापा से कहती है और उस तरफ सागर भी उस आदमी को ध्यान से देखता है कि आखिर ये आदमी है कौन। फिर उसकी नजर एक पेपर कटिंग पे जाती है जिसमें लिखा था कि चार्ल्स की बीवी की सिलेंडर फटने की वजह से मौत हो गई। फिर उसे वहाँ पर डाउट होता है क्योंकि उसकी बीवी तो अभी तक जिंदा थी। फिर वो उस यूट्यूबर की दी हुई फाइल में से सभी को अलग अलग फोन करके पूछता है कि क्या आपके घर में जो जर्नलिस्ट था उसकी मौत के बाद किसी और की मौत भी हुई है। लेकिन सभी जगह से ऑलमोस्ट सागर को एक ही जवाब मिलता है
कि घर में जर्नलिस्ट की मौत से पहले बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, लेकिन जर्नलिस्ट की मौत के बाद किसी की भी मौत नहीं हुई। तभी सागर समझ गया था कि अगर उसे प्रिया की जान बचानी है तो उसे खुद मरना होगा। फिर वो क्रांति मैडम को एक वॉइस मैसेज भेजता है कि मैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कई दिनों से एक रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन अब मुझे एक रास्ता मिल गया है और मेरे मरने के बाद ही ये सब कुछ शांत हो जाएगा। और यूट्यूबर किरण ने जो मुझे फाइल दी थी उसके हर एक नंबर पे मैं फोन करके पूछ चुका हूँ कि उसके घर में जो जर्नलिस्ट था उसके मौत के बाद घर में किसी की भी मौत नहीं हुई, और अगर कोई डेथ हुई है तो वो भी एक नॉर्मल डेथ हुई है। और आपको इस प्रॉब्लम में लाने के लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांगता हूँ। फिर हम उस सीन को देखते हैं जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। सागर नींद की गोलियां खा लेता है और वो प्रिया को एक वॉइस मैसेज भेजता है और उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी बीवी की मौत हो, और मरने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। तभी सागर का फोन बंद हो जाता है। फिर वो फोन चार्ज करने के लिए उसका चार्जर ढूंढता है। चार्जर उसके अलमारी में था और उसके साथ साथ एक बैग भी नीचे गिर जाता है, और उसमें एक न्यूज लिखी थी कि 15 माले की बिल्डिंग गिरकर ढेर, इसके जिम्मेदार कौन। और उसके अंदर उसे और एक न्यूज मिलती है जिसके अंदर एक जलती हुई हॉस्पिटल का फोटो था, और उस हॉस्पिटल के जलने के कारण 4 बच्चों की मौत हो गई थी। फिर तभी उसे दवाई का असर हो जाता है और सब कुछ ब्लर दिखने लगता है। फिर वो वहाँ से उठता है और वॉश बेसिन में जाकर मुंह में उंगली डालकर वहाँ पर वॉमिट कर देता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाती है। फिर क्रांति मैडम उसे मिलने के लिए आती है और डॉक्टर कहता है कि अब सागर की जान खतरे से बाहर है। फिर सागर मैडम को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। फिर मैडम सागर को कहती है कि तुमने मरने के बारे में सोच ही लिया था तो तुमने फैसला बदला क्यों। सागर कहता है कि मैं सोचता था कि सबसे करप्ट जर्नलिस्ट तो मैं ही हूँ, लेकिन असल में मुझसे भी करप्ट जर्नलिस्ट मेरी वाइफ है। मैं तो सिर्फ लोगों के झूठ छुपाता हूँ, लेकिन वो तो सभी के सच छुपाती है, और मेरे मरने से कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे मरने के बाद सत्यमूर्ति प्रिया को भी सताएगा। फिर सागर एक बड़ा सा बैग लेकर उस लाइट हाउस में जाता है और उस बैग में से एक बड़ा सा हथौड़ा निकालकर उस मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है। वो कई बार हथौड़े से उस प्रेस पर वार करता है, लेकिन उस प्रेस को कुछ भी नहीं होता। फिर सागर थकने के बाद वहीं पर बैठ जाता है। तभी वो मशीन अपने आप चलने लगती है। फिर एक पेपर अपने आप ही हवा में उड़कर उस प्रेस के अंदर चले जाता है, और ये देखकर सागर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। फिर उस प्रेस से कुछ छपने के बाद वो कागज सागर के हाथ में जाता है और उसमें लिखा था कि सिर्फ एक इंसान के अंदर बदलाव लाओ तभी इस दुनिया में कुछ बदलेगा। लेकिन ये तो एक पहेली जैसा था जो सागर वर्मा को सॉल्व करनी थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिया अपने पापा के पास बैठी हुई थी। तभी उसके घर की बेल बजती है और प्रिया के पापा वहाँ देखने जाते हैं, लेकिन जब प्रिया के पापा जवाब नहीं देते तो वो खुद उठकर वहाँ पर देखने जाती है। लेकिन तब वही आदमी प्रिया के ऊपर अचानक हमला कर देता है, जिसकी फोटो उस न्यूज़पेपर के अंदर छपी हुई थी। वो प्रिया को बहुत मारता है और उससे कहता है कि तुम्हारे दोस्त की हॉस्पिटल में मेरी बेटी की जान चली गई। इंश्योरेंस के लालच में तुम्हारे दोस्त ने उस हॉस्पिटल में आग लगा दी थी और तुमने उस खबर को दबा दिया। अब जैसे ही वो प्रिया को मारने जाता है तभी प्रिया की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि ये तो एक सपना था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सागर एक रद्दी वाले से बहुत सारे पुराने पेपर मंगवाता है और वो उसे अपने कमरे में भर देता है। फिर सागर की माँ वहाँ पर आकर उसे डांटती है और कहती है कि तुमने इस रूम का क्या हाल बना के रखा है। लेकिन सागर कहता है कि माँ मैं एक आर्टिकल के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। फिर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे दादाजी ने भी ऐसा ही किया था। तो सागर कहता है कि दादाजी के साथ क्या हुआ था। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे दादा भी एक जर्नलिस्ट थे और वो जिस अखबार में काम करते थे वो अखबार हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर उन्होंने अपना ही एक अखबार शुरू किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके परिवार में एक के बाद एक मौतें होने लगी और एक दिन वो भी तुम्हारी तरह ऐसे ही अखबार लाकर अपने घर में भरने लगे। फिर एक दिन जब तुम्हारे पापा स्कूल से घर आए तो तुम्हारे दादू ने खुद को ही कमरे में बंद कर लिया, फिर सुसाइड कर लिया। उनके पापा को मरता हुआ देखकर तुम्हारे पापा को लगा कि ये अखबार ही इस मौत की वजह है, इसलिए वो चाहते थे कि तुम जर्नलिस्ट कभी नहीं बनो। फिर सागर अपने दादू का नाम पूछता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारे दादू का नाम भूपति था। तभी सागर के फोन पर सत्या का फोन आता है और वो कहता है कि आज हमारे कॉलेज में समारोह है, आप यहाँ पर आ रहे हैं ना। और सागर कहता है कि मैं आ रहा हूँ। फिर सागर फंक्शन में जाने के लिए रेडी होता है और जाने से पहले सागर अपने पापा और माँ से कहता है कि मैं आप दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। अब सागर के मन में कुछ तो प्लानिंग चल रही थी। दूसरी तरफ क्रांति मैडम अपनी माँ को एक सरप्राइज देने के लिए कहीं पर लेकर जा रही थी। तभी मैडम के पास रंगा का फोन आता है। वो कहता है कि ड्राइवर की वाइफ अपने बच्चों को लेकर कहीं पर चली गई है। तो मैडम कहती है कि पता लगाओ वो आखिर गई कहाँ। फिर मैडम अपनी माँ को आंखें बंद करने के लिए कहती है और उनको एक बड़े से घर के पास ले जाती है। फिर उनकी माँ को ले जाने के लिए एक व्हील चेयर को मंगाया जाता है क्योंकि क्रांति मैडम की माँ अपाहिज थी।
और उसकी माँ वही छोटी बच्ची थी जो आपने राघव भैया के घर में देखी थी, जो आखिर में बच गई थी। वो क्रांति से कहती है कि मैंने ही तुम्हें घर बेचने के लिए कहा था, लेकिन क्रांति कहती है कि मैं इस घर को बेच नहीं पाई, इसलिए मैंने इसे पहले जैसा बना दिया। क्रांति कहती है कि माँ, आपके लिए ये घर अनलकी होगा क्योंकि आपकी फैमिली यहाँ पर मारी गई थी, लेकिन मेरे लिए ये लकी है क्योंकि इसमें मेरी माँ बच गई थी। दूसरी तरफ सागर फंक्शन में जाते समय अपने बॉस को फोन लगाता है और अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है। उसका बॉस कहता है कि अब अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तो सागर कहता है कि सर, मैं अपनी जगह किसी और का नाम आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ रजनी, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर है, वो मैडम को एक बॉक्स ला कर देती है। उसमें कुछ पुराने पेपर पड़े हुए थे। फिर मैडम उसे चेक करती है तो उसमें वो पेपर भी था जब चक्रपाणी ने उसके पर नाना को मारते समय यहाँ पर रखा हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था कि राघव भैया की नौकरानी ने खुदकुशी कर ली क्योंकि राघव भैया के बेटे ने उनकी इज्जत के साथ खेला था, और सुसाइड करने से पहले उनकी नौकरानी ने यहाँ पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। तभी मैडम को एक और लेटर भी वहाँ पर मिलता है जो कि उनकी नौकरानी कल्पना के नाम से बैंक में अकाउंट खुलवाने का था, और राघव भैया अपनी नौकरानी के लिए एक बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते थे ताकि हर महीने उसमें कुछ पैसे डलवा सके, और उस कागज में नौकरानी का अंगूठे का निशान था। तभी मैडम समझ जाती है कि जब वो अंगूठा छापती तो वो लेटर कैसे लिख सकती है। तभी वहाँ पर रजनी आती है और मैडम से कहती है कि ऊपर वाले रूम की कुंडी निकल गई है। तो मैडम उसे ध्यान से देखती है कि उस कुंडी के ऊपर जंग लगा हुआ था। मैडम को शक हो जाता है कि पीतल की कुंडी पे जंग कैसे लग सकता है। उसके बाद वो रंगा को फोन करती है और राघव भैया वाले केस की फाइल लाने के लिए कहती है। फिर रंगा उस पुरानी फाइलों में से राघव भैया वाली फाइल को ढूंढता है और वो फाइल मैडम को मिलती है। तो मैडम उसे अच्छे से चेक करती है। उस फाइल में उसकी नौकरानी का सुसाइड नोट भी था। फिर क्रांति अपनी माँ से कहते हैं कि उस समय में पर नानू अपने पावर में थे, और अगर नानू की फैमिली ने कल्पना के साथ कुछ बुरा किया होता तो नानू 1 मिनट में बाहर आ जाते, लेकिन ऐसे खुद को फांसी नहीं लगाते। फिर वो एक रस्सी को मंगवाती है और उससे फांसी का फंदा बनाती है। फिर वो उस फोटो से मैच करके देखती है, लेकिन उनके बांधने का पैटर्न दोनों अलग अलग था। फिर रजनी कहती है कि हमारा एक आदमी लेफ्ट हैंडेड है, आप उससे बंधवा कर देखिए, और जब उससे फांसी का फंदा बंधवाया जाता है तो वो पैटर्न मैच हो जाती है। क्रांति की माँ उसे कहती है कि हमारे फैमिली में कोई भी लेफ्ट हैंडेड नहीं था। फिर क्रांति की नजर दीवार पे लगी हुई फोटो पे जाती है जिसमें चक्रपाणी ने लेफ्ट हैंड में किताब पकड़ी हुई थी, और क्रांति की माँ कहती है कि ये चक्रपाणी है, ये तुम्हारे नानू के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ था, और इस समय में जो मिनिस्टर है ये उनका दादा था। तभी क्रांति समझ जाती है कि मेरी नानू की मौत का फायदा चक्रपाणी को हुआ था। फिर मैडम ये सोचकर उसी फाइल को चेक करती है कि किसी ने तो उसकी मदद की होगी, और उस फाइल में से एक नाम आता है रमना घोष का, जो इस समय में अजय घोष का दादा था। फिर मैडम उस फोटो में जो चौथा आदमी था उसका पता लगाती है कि आखिर ये आदमी था कौन। उसका नाम भूपति था। उसके बाद मैडम सागर को फोन करती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई भूपति नाम का आदमी था। तो सागर कहता है कि मेरे दादाजी का नाम भूपति था, और मेरे दादा और इस समय के जो मिनिस्टर है उनके दादा ने जो पहले मिलकर जो घोटाला किया था उसका समेटने का समय आ गया है। तभी मैडम उससे कहती है कि तुम कुछ भी गलत काम मत करना, लेकिन सागर फोन कट कर देता है। फिर दूसरी तरफ वही आदमी प्रिया के घर पे पहुंच जाता है। फिर प्रिया के पापा जब दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं तो वो उसे भी मार देता है। फिर प्रिया को कुछ टूटने की आवाज आती है और वो खुद वहाँ से उठकर देखने जाती है तो वो अपने पापा की लाश को देखकर घबरा जाती है। तभी वो आदमी अचानक प्रिया के ऊपर हमला कर देता है, और प्रिया कहती है कि उस समय मुझे हॉस्पिटल की न्यूज दबानी नहीं चाहिए थी। लेकिन वो आदमी कहता है कि कौन सा हॉस्पिटल, तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं तो तुम्हारे हस्बैंड के पीए अमृता का पति हूँ। फिर वो प्रिया को एक वीडियो दिखाता है, और जब प्रिया उस वीडियो को प्ले करती है तो उसमें प्रिया का एक मैसेज था, और उसमें कहती है कि तपस, मैं सागर के प्यार में पागल हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सागर कैसा आदमी निकलेगा, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, और मेरे मरने के बाद तुम्हें जिस तरीके का दर्द महसूस हो वही दर्द सागर को भी महसूस होना चाहिए। उसकी वाइफ और उसके होने वाले बच्चे को जान से मार दो, ये कहकर वो वहाँ पे सुसाइड कर लेती है। तभी प्रिया वो फोन को तपस के मुंह पर मारती है और भागकर वो खुद को एक बाथरूम के अंदर बंद कर लेती है। दूसरी तरफ समारोह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनिस्टर स्टूडेंट को डिग्रियां बांट रहा था। तभी वहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग उड़ती हुई सागर के पास आती है, और सागर उसे पढ़ता है और एकदम शांत रहता है। फिर सागर की स्पीच देने की बारी आती है, लेकिन जाते समय वो पेपर कटिंग मिनिस्टर को दे देता है, और ये देखकर मिनिस्टर हंसने लगता है। दूसरी तरफ तपस बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और प्रिया को मारने लगता है। फिर दूसरी तरफ सागर स्पीच में कहता है कि जर्नलिस्ट बनने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो हर किसी में नहीं होती। न्यूज़पेपर में सच बात छापने का काम बहुत ही हिम्मत का काम होता है, लेकिन बहुत से जर्नलिस्ट पैसे कमाने के चक्कर में गलत दिशा में चले जाते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने भी बहुत सारे सच छुपाकर झूठ को पेश किया है, लेकिन आप जो यहाँ पर जर्नलिस्ट बनने के लिए आए हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे जैसा बने।
इनके जैसे पॉलिटिशियन आपको धमकाएंगे, पैसे देकर खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सच पे डटे रहना। दूसरी तरफ प्रिया कैंची से तपस के ऊपर वार करती है और वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से जाकर वो अपनी कार में बैठ जाती है, लेकिन तपस वहाँ पर आकर कार का शीशा तोड़कर प्रिया को पकड़ लेता है। तभी सागर माइक का स्टैंड पकड़कर मंत्री के ऊपर वार करता है और उसी वक्त क्रांति मैडम भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन उनके आने से पहले ही सागर मंत्री को मार देता है और सागर को रोकने के लिए मैडम सागर के पैर में गोली चला देती है। और दूसरी तरफ प्रिया खुद को बचाने के लिए कार को पीछे लेती है। कार जाकर खंबे में लगती है। तभी खंबे पर से एक बिजली का तार पानी में गिरता है और करंट लगने की वजह से तपस की वहाँ पर मौत हो जाती है। उधर मैडम भी सागर को पकड़ लेती है और तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहती है। तभी मैडम की नजर मंत्री के पास पड़े हुए न्यूज़पेपर के कटिंग पे जाती है और उसमें लिखा था कि सागर वर्मा ने बहुत ही बेरहमी से मंत्री को पीट पीट कर वहाँ पर मार डाला। और जब यही न्यूज चंद्रमूर्ति अपने टीवी पे देख रहा था तभी वहाँ पर सत्य आ जाता है। वो अपने दादू के रूम में जाकर सागर वर्मा की दी हुई पेन को फेंक देता है और अपनी दादू की पेन को ले लेता है। ये देखकर उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उसके पास सागर के चीफ का फोन आता है और वो उनसे ये कहते हैं कि क्या आप मेरी कंपनी में चीफ एडिटर के रूप में काम करोगे, क्योंकि मुझे आपका नाम सागर वर्मा ने सजेस्ट किया है। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि सत्यमूर्ति की वो प्रेस अपने आप ही टूटकर बिखर जाती है। फिर जेल में सागर से मिलने के लिए वहाँ पर प्रिया आती है और उसके हाथ में उसकी बेटी भी थी। प्रिया सागर को कहती है कि मैंने वकील से बात की है। वो कहती है कि भूत प्रेत की बातें कोर्ट नहीं मानता, लेकिन बेटी की मौत की वजह से तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब हो गया था और इस बात पर तुम्हें बेल मिल जाएगी। दूसरी तरफ क्रांति मैडम भी बहुत खुश थी क्योंकि उसने ये केस भी सॉल्व कर लिया था और उसकी फैमिली का भी। फिर वो क्रांति को अगले केस की फाइल दे देता है। और आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।